हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा बहुत 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। और उसको थोड़ा बहुत वो भी पढ़ेंगे हम, उसके आगे उसके अलावा बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई, मतलब अब क्या, इससे पहले जो चैप्टर्स पढ़े थे उसमें क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज जो था स्टैटिक था, मूव नहीं कर रहा था। अब क्या करेगा, चार्ज मोशन में आ जाएगा, चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, चार्ज फ्लो होगा। तो चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे चैप्टर का हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब जानते हो। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जैसे कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, तो उसमें अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कोई भी एक एरिया ले लिया हमने, कोई भी एरिया ले सकते हो, तो इस एरिया से मान लो इस एरिया से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है चार्ज, एक साइड से दूसरी साइड चार्ज जा रहा है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एरिया से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो एरिया ले लो या फिर कोई भी कंडक्टिंग वायर ले लो या कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। उसमें अगर चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है हमारी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, उसमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट की है, ठीक है। और इसका डायमेंशन तुम्हें पता है, ए से इसको डिनोट करते हैं डायमेंशनली, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, ये भी तुम्हें पता होगा। तो इन सबको हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट तो बोल देंगे हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू an area is called electric current through that area। इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, कोई भी चार्ज फ्लो हो रहा है एक साइड से दूसरी साइड, तो उसको हम बोल देंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मान लो लेट डेल्टा क्यू चार्ज flows from one side of an area to the other side in time delta t, then current through that area, या फिर हम करंट की जगह एवरेज करंट बोलते हैं, एवरेज करंट दैट एरिया, तो उसको लिख देंगे आई एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो एवरेज करंट हो जाएगी हमारी, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है एक साइड से दूसरी साइड एरिया के डेल्टा टी टाइम में, तो एवरेज करंट को ये बोल देंगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो ये एवरेज करंट हो गई, और ऐसे ही इंस्टेंटेनियस करंट भी बोल सकते हैं। तो देखो इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगी हमारी आई इक्वल्स टू, जो टाइम इंटरवल होता है इसको बहुत कम होता है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इसको लिख देंगे क्या, डी क्यू बाई डी टी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा इन कंडक्टर चार्ज को हम डिनोट करते हैं, Q इक्वल्स टू एन ई लिख देते हैं कंडक्टर्स के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की ई का वैल्यू पता है तुम्हें, देन करंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, करंट आई इक्वल्स टू एन ई बाई टी, हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टी टाइम ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन,
ये फार्मूला हो जाएगा करंट का। इसके अलावा जैसे मान लो if a charge small q charge particle is moving in a circular path of radius r with speed v, then मान लो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो करंट कैसे निकालेंगे? तो देखो सर्कुलर पाथ बना लो इधर, आर इसकी रेडियस, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसे मूव करता है v स्पीड से इसके अंदर, ठीक है। एक राउंड कंप्लीट करेगा फिर यहीं से पास होगा, फिर राउंड कंप्लीट करेगा फिर यहीं से पास होगा, तो हर एक राउंड के बाद ये यहां से पास हो रहा है, ठीक है। तो इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट हो जाएगा I इक्वल्स टू Q बाय T। T मतलब यहां से फिर दोबारा जब यहां पर पहुंचेगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को क्या लिख देते हैं हम यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाएगी सर्कमफेरेंस, स्पीड भी, तो टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी होता है, तो ये लिख सकते हैं Q अपॉन 2 पाई आर और V पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और ये 1/t जो है, 1/t की जगह हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। मान लो अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है सपोज f, तो करंट को हम q इंटू एफ भी लिख सकते हैं, f फ्रीक्वेंसी, ठीक है, f फॉर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हैं अलग अलग कंडीशन में, करंट फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं कंडक्टर के अंदर, ठीक है, और I इक्वल्स टू dq बाई dt, इन सबको लिख सकते हैं। अब कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट तुम्हें पता होगा, जैसे नॉर्मली करंट का फ्लो होता है किसी भी वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर, जब उसके अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं बैटरी की हेल्प से, करंट का डायरेक्शन नॉर्मली में ऐसे बनाते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है पता हो सभी को, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगी, पहला हो जाएगा इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, ठीक है। और एक लिख देंगे इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है तो जो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो जाएगी। तो मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, इधर फ्लो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं करंट की। तो ये तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ऐसे हम बता सकते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो करंट फ्लो होता है कोई पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल, ठीक है, और ये लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होती है ऐसे कंडक्टर के, कोई भी कंडक्टर हो उसमें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट ऐसे फ्लो होगी। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, जैसे पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन में इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो चार्ज पढ़ रहे हैं, चार्ज मोशन में, चार्ज किस में, मोशन में, ठीक है। और इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था चार्ज स्टैटिक। तो स्टैटिक चार्ज अगर होता है, कोई कंडक्टर है उसको स्टैटिक चार्ज दे दिया, मतलब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे, बस इसको चार्ज दे दिया, तो चार्ज देंगे तो चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, उस पर एक्स्ट्रा चार्ज, और अंदर चार्ज नहीं होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था। पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं
तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, इसको चार्ज नहीं दे रहे हैं, चार्ज सिर्फ इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, इसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है आगे। जितना चार्ज पर सेकंड इधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, उतना ही चार्ज पर सेकंड बाहर निकल रहा है, अंदर जाके स्टोर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कोई कंडक्टर है, उसमें अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो उसका जो नेट चार्ज जो होगा, नेट चार्ज जीरो ही होता है। कोई भी कंडक्टर है उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, तो चार्ज स्टोर नहीं होता, जितना चार्ज अंदर जाता है इधर से उतना ही चार्ज बाहर भी जाता है, इसके अंदर कोई चार्ज स्टोर नहीं होता, अंदर कोई नेट चार्ज जीरो होता है इसमें। ठीक है, नेट चार्ज जीरो होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो नहीं होता है। तो ये ध्यान देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जीरो होगा कंडक्टर के अंदर फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब करंट फ्लो होगी कंडक्टर की तरफ तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो इन चीज को भी नोट कर सकते हो। इसके अलावा देखो कन्वेंशन डायरेक्शन होगी इसकी, ऐसा यूनिट लिख लेते हैं। ठीक है, इट इज फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, 1 ऑफ द 7, और ऐसा यूनिट होता है इसका एम्पियर, उसको हम ए से नोट कर देंगे एम्पियर को। ठीक है, डायमेंशन भी ए से की बना लेते हैं करंट की। ठीक, तो ये हो गया हमारा इतना सा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे, मतलब करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, तो सबको स्टार्टिंग में छोटे छोटे टॉपिक है तो सबको पढ़ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर करंट डेंसिटी। तो डेंसिटी से पता चल रहा होगा, नॉर्मली मास डेंसिटी बोलते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं तो एनर्जी अपन वॉल्यूम। जैसे करंट डेंसिटी बोलेंगे, पर जो करंट जो फ्लो होता है वो किसी एरिया से फ्लो होता है। ऐसे कोई कंडक्टर है, ठीक, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, करंट फ्लो रहा है इसके अंदर आई पूरे के अंदर। ठीक, तो इसके क्रॉस सेक्शन मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, तो इसे करंट फ्लो रहा है। जो करंट डेंसिटी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी डिफाइन करेंगे, करंट डेंसिटी हो जाएगी हमारी, मान लो छोटा सा एरिया लिया हमने डेल्टा ए, इसके अंदर छोटा सा एरिया होगा डेल्टा ए, इससे जैसे पोर्शन से करंट फ्लो हो रही है डेल्टा आई, तो करंट डेंसिटी को लिख देंगे हम, करंट डेंसिटी इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया। कोई भी क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन के जो छोटा सा पॉइंट है उसके यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो होती है करंट डेंसिटी क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान से सुनना। करंट की डायरेक्शन बनाते हैं जैसे कोई भी ऐसे छोटा मोटा कोई भी तुमने सर्किट बनाया होगा 10th क्लास में, तो उसमें करंट की डायरेक्शन बनाई गई है। करंट की डायरेक्शन बनाते हैं, डायरेक्शन भी होती है इसकी, पर ये वेक्टर नहीं होता क्योंकि वेक्टर एडिशन यहाँ पर फॉलो नहीं होता। वेक्टर एडिशन पढ़ा था हमने 11th क्लास में, तो है इसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उसमें ऐड करते हैं जो मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंगल पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, करंट को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें वेक्टर्स के जो लॉज है वो फॉलो नहीं होते, ओबे नहीं होते, तो इसलिए ये जो है करंट, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, पर इसकी डायरेक्शन होती है। और जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये वेक्टर क्वांटिटी, ये साइड में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, और करंट डेंसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड और उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, मान लो कोई करंट, इसमें करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, तो
ये एक छोटा सा एरिया लेना है डेल्टा ए, इससे करंट फ्लो हो रही है हमारी डेल्टा आई, तो डेल्टा आई बाई डेल्टा ए हो जाएगा। ध्यान रखना एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो सेम लेंगे, ठीक है। और जो करंट डेंसिटी है उसको हम जे से डिनोट करेंगे, इससे जे से, जे इक्वल्स टू डेल्टा आई बाई डेल्टा आई, और जे की और आई की डायरेक्शन, करंट की और इसकी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। और जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर बोल सकते हैं, जो एरिया वेक्टर होगा वो करंट की डायरेक्शन में आएगा। एरिया वेक्टर क्या होता है, जो क्रॉस सेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर होता है, ये पता होगा तुम्हें। जैसे बोर्ड है तो बोर्ड के लिए एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। तो क्रॉस सेक्शन ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है क्रॉस सेक्शन, तो ये एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ एरिया वेक्टर को, इसकी जगह मैंने कर दिया ऐसे बना दी, ठीक है। छोटा सा जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो जाएगी और करंट ऐसे फ्लो हो रही है और एंगल थीटा होगी दोनों के बीच में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लूंगा इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट लेंगे इधर इस डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट ए cos थीटा, तो जे cos ऐसे लिखते हैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए cos थीटा, ये भी लिख सकता हूं मैं। और यहाँ से देखो आगे मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा आई इक्वल्स टू जे डेल्टा ए cos थीटा, और फिर ये देखो ए बी cos थीटा, ए बी cos थीटा को लिख देते हैं हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये रिलेशन लिख सकते हैं। और मान लो अगर एरिया वेक्टर बहुत स्मॉल है, एरिया वेक्टर बहुत स्मॉल है, तो इसके बाद इसके अलावा फिर हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे जे डॉट डी ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर और जो करंट डेंसिटी है उसका डॉट प्रोडक्ट होगा, और ये इस तरह से इंटीग्रेशन के साइन यहीं से बना सकते हैं। तो एरिया वेक्टर स्मॉल स्मॉल एरिया वेक्टर हो तो इस तरह से लिख देंगे हम, तो ये करंट डेंसिटी रहेगी। अगर इसकी एसआई यूनिट लिखना चाहो तो एसआई यूनिट लिख सकते हैं, जे इज क्या हो जाएगी, करंट अपॉन एरिया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट रहेगी। तो ये करंट डेंसिटी होती है। क्या चीज ध्यान रखनी है कि ये वेक्टर क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, और करंट किसकी डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी तरह हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट डेंसिटी होगी, मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट अपॉन एरिया, तो एरिया जो लेंगे वो करंट की डायरेक्शन वाला एरिया लेंगे, ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर मतलब सब जानते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसको नॉर्मली कंडक्टर बोलते हैं। जैसे मेटल्स हो गए, सारे सारे मेटल्स जो है वो कंडक्टर है हमारे, ठीक है। अब मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, फ्री चार्ज होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं किसी मेटल की बात करूँ, कॉपर या किसी की बात करते हैं, कॉपर का अगर मैं वायर भी लूंगा तो अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, वायर के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो कॉपर में क्या होता है, नॉर्मली कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा लूजली बाउंड होते हैं, और वो थोड़ी सी एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है और आयन बना देता है ऐसे उसी के अंदर ही। और वैसा नहीं आयन घूमते रहेंगे, आयन फिक्स रहते हैं उनकी जगह पर। जैसे लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है, तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुमने, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, तो उनमें आयन की पोजीशन फिक्स होती है, वो मूव नहीं करते, वो मूव नहीं करते, ये सिर्फ क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ये जो लेटिस के अंदर जो आयन होंगे ये मूव नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, सिर्फ इनका वाइब्रेशन होता है। जैसे तुमने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा होगा 11th क्लास में, टेम्परेचर देते हैं तो जैसे जैसे जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतने ज्यादा जो वो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं, उतने ज्यादा एम्पलीट्यूड से। तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है इनसे, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा इस तरह से। और इनके बीच बीच में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार ड्यू टू टेम्परेचर की वजह से वो मूव करते रहते हैं, टेम्परेचर की वजह से उनको स्पीड मिलती है। जैसे मान लो ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा, ये डायरेक्टली वी आर एम एस को हम ऐसा लिख सकते हैं, वी आर एम एस इक्वल्स टू रूट ओवर 3 kT बाय m। कोई भी एक पार्टिकल है तो टेम्परेचर की वजह से उसकी स्पीड ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने
उसमें पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स के पहले जो चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। उसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स थे, उन गैस के मॉलिक्यूल्स की हमने आरएमएस स्पीड निकाली थी। एक 380/m लिखा था, कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या था हमारा, मॉलिक्यूलर मास था, और 380/स्मॉल एम उस एक एटम का मास, ठीक। अब टेम्परेचर कुछ ना कुछ 300 केल्विन, मास इलेक्ट्रॉन सपोज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास हम पुट करेंगे तो Vrms जो आता है ये अप्रॉक्स 4 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 300 केल्विन पर, ये अप्रॉक्स 10⁵ मीटर पर सेकंड आता है। Vrms की वैल्यू पुट करूंगा, टेम्परेचर 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर है, तो रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते रहते हैं कितनी स्पीड से मूव करते रहते हैं, 10⁵ से, इसको बोलते हैं थर्मल स्पीड, ठीक है। थर्मल स्पीड बोल सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर की वजह से स्पीड मिल रही है, टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो इतनी स्पीड से मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, और जो मूव करते हैं वो तो ऐसे कोलिजन करते रहते हैं, आप आयन से कोलिजन करेंगे, इधर आयन से कोलिजन करेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेंगे, ऐसे ऐसे कोलिजन करते रहते हैं। इनकी जो मोशन होती है जिगजैग मोशन होती है, कहीं भी जा सकते हैं, मतलब इनकी इच्छा के अनुसार टकराते टकराते कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम रैंडम मोशन होती है। कुछ रैंडम मोशन मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर मैंने कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे उतने पर सेकंड इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहे होंगे, मतलब एक क्रॉस सेक्शन एरिया से नेट चार्ज जो फ्लो होता है वो 0 होता है। नेट चार्ज जो फ्लो हो रहा होगा वो 0 होगा किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से। जब नेट चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो 0, इसका मतलब जो करंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, 0। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगी। तो थर्मल मोशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से कंडक्टर के अंदर कोई करंट नहीं होती, नेट करंट 0 होती है, ठीक है। तो इसको हम दो पोर्शन में से डिवाइड कर लेंगे, एक बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, मतलब कोई हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहे इसके क्रॉस, सिंपल ऐसे कंडक्टर है। तो सिंपल ऐसे कंडक्टर होगा तो नेट चार्ज 0 होता है, नेट इलेक्ट्रिक करंट भी 0 होती है, और ऐसे रैंडम मोशन होती है, कहीं भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर 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 कहीं भी जा सकता है। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी 0 होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी, ठीक है। वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। ऐसे तो उसकी जो थर्मल स्पीड होती है Vrms वो 10⁵ मीटर पर सेकंड इस ऑर्डर की होती है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, √3 से T का वैल्यू 300 केल्विन, K का वैल्यू 1.38 वोल्ट रेजोनेंस कांस्टेंट होता है ये, और स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको पुट करके निकालोगे तो अराउंड आ जाएगा आंसर। तो ये सब चीज होगी कब, इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, एकदम रैंडम मोशन होती है, ठीक है। टकराता है फिर स्टार्ट मूव करता है, ऐसे ऐसे रैंडम मोशन चलती जाती है कंटिन्यूअसली, जो कॉलिजन होती जाती है, ठीक है। तो जो कॉलिजन होती जाती है, जैसे मान लो ऐसे जिगजैग मोशन होती है इसमें, ऐसे फिर एक आयन से टकराया, फिर ऐसे दूसरे आयन से टकराया, फिर ऐसे चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर ऐसे चला गया, कहीं भी जा सकता है मतलब। तो ये दो सक्सेसिव कॉलिजन होती है, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का जो इंटरवल होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये भी तुमने समझ रखा होगा नाम। इसको हम टॉ से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स यहाँ कॉलिजन हो, यहाँ कॉलिजन हो, यहाँ कॉलिजन हो, तो एवरेज टाइम ये होता है, और उसका ऑर्डर होता है अप्रॉक्स 10⁻⁻14 सेकंड के आसपास। और ये जो बीच की डिस्टेंस होती है इसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं,
ये भी हमने पढ़ाया था उसमें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मीन फ्री पाथ, लैम्डा नॉट के इसका ऑर्डर अराउंड इसके अंदर 10 टू द पावर -10 मीटर के आसपास होता है, ठीक है, या फिर ये तो 1 स्ट्रॉन्ग है 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास होगा, 10 टू द पावर -9, ठीक है। तो ये इतना इतना इनका ऑर्डर होता है, अप्रॉक्स वैल्यूज है ना, ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स हम ऐसा आइडिया लगा के बता सकते हैं, इतना इतना इसका वैल्यूज होता है, ठीक है। जब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा ऐसा इसके अंदर होता है, एकदम रैंडम मोशन होती है, रैंडम मोशन, ये इसको चाहो तुम ज़िगज़ैग मोशन बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज देखो क्या होगा, जैसे ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर सकते हैं सिंपली कैसे, बैटरी लगा दो, बैटरी लगा दी मैंने, मान लो V वोल्टेज है इसका, L इसकी लेंथ है, अप्लाई कर दिया, तो जैसे मैं अप्लाई करूंगा ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स को लिखते हैं F इक्वल्स टू E इंटू ई, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, तो मान लो मैं इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नीट्यूड लिखना चाहते ऐसे लिख देंगे, वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे माइनस साइन लगाकर। इस फोर्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है इसके अंदर, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ई बाय एम, ठीक है, माइनस साइन डायरेक्शन शो कर रहा है, तो इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेलरेट करता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट करेगा, तो क्या होगा, ये कॉलिजन करता रहता है कंटिन्यूअसली, जब मूव करेगा तो कॉलिजन करता रहेगा, इधर 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 टकराता रहेगा, पर एक नेट फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में परमानेंटली लग रहा है, वो परमानेंट नेट फोर्स क्या करेगा, धीरे धीरे इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा इधर शिफ्ट करता जाएगा, मान लो ये ऐसे मूव हुआ, फिर टकराया, फिर इधर गया, फिर टकराया, फिर इधर गया, फिर टकराया, फिर इधर गया, टकराया, फिर इधर गया, टकराया, इस तरह से मान लो इसकी मोशन चल रही है, और फाइनली बहुत सारी इनके बीच में और भी कॉलिजन हो जाएगी बहुत सारी, और फाइनली वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उसका एक नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन मिलेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर बहुत सारी कॉलिजन हो जाएगी इसी जगह पर, और एक नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से फाइनली यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ से फाइनली यहाँ पहुंचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फाइनली मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एक अगर क्रॉस सेक्शन बना देंगे हम, तो वहां से क्या होगा, चार्ज फ्लो हो रहा होगा उस क्रॉस सेक्शन से, नेट चार्ज मिल रहा होगा मुझे, और नेट चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगी, फिर करंट फ्लो लग जाएगी, इसका मतलब जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन होगा, तो ये हो जाएगा, और नेट चार्ज थ्रू एन एरिया नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट जीरो नहीं होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, इन सभी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर यहीं पर जो ये एवरेज वेलोसिटी जो होती है, इस एवरेज वेलोसिटी का हम नाम देते हैं, तो उसी को हम लिख लेते हैं अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
क्या होता है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेट इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, एक नेट वेलोसिटी की, फाइनली इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करने लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उससे एक वेलोसिटी मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उस एवरेज वेलोसिटी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, it is an average velocity of electrons in presence of applied potential difference due to which electrons drift in direction opposite to the electric field। तो ड्रिफ्ट होंगे, धीरे धीरे मूव करते हैं, तो ये क्योंकि एक्चुअल जो स्पीड होती है, एक्चुअल स्पीड तो उनकी थर्मल स्पीड ही होती है, मतलब एक्चुअल मोशन इसका देखें, कॉलिजन हो रही है कंटिन्यूअसली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इलेक्ट्रॉन जो कॉलिजन कर रहे हैं, वो तो उसकी जो स्पीड होती है थर्मल स्पीड ही होती है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड से ही वो मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, बट फाइनली वो क्या होंगे, टकराते 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 फाइनली इस साइड में थोड़ा थोड़ा मूव करते होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया, उसके इस साइड में धीरे धीरे मूव कर रहे होंगे, तो धीरे धीरे जो मूव करेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ठीक है, और इसको हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, तो देखो उस पर कंटिन्यूसली क्या आ रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये बैटरी हमने अप्लाई की तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, उस फोर्स की वजह से उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। ठीक है, कब तक, जब तक उसकी नेक्स्ट कोलिजन नहीं होती, जब तक उसकी नेक्स्ट कोलिजन नहीं हो जाती तब तक इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट होगा, जब नहीं ऐसे मूव कर रहा हो, वो इधर भी मूव कर सकता है, और वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, पहली वाली कोलिजन मतलब नेक्स्ट कोलिजन होने से पहले, जैसे कोलिजन करेंगी वो वैनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा मूव कर रहा हो किसी भी डायरेक्शन, मान लो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, किधर भी जा रहा है, पर इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी कंटिन्यूसली, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो उसी को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लाइट, चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो, ऐसे मान लेते हैं लाइट एट एनी टाइम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे इसी जिगजैग मोशन होगी है इलेक्ट्रॉन की, अप्लाइड वोल्टेज अप्लाई किया हमने, इधर जा रहा है फिर टकराया, फिर इधर गया, फिर टकराया, फिर इधर आ गया, फिर टकराया, इधर चला गया, टकराया, इधर चला गया, इधर टकराया, ऐसे इसकी रैंडम मोशन होगी, किधर भी जा सकता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसकी इनिशियल स्पीड u1 है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ का इसका दो कोलिजन के बीच का टाइम तो 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे टकराने से जस्ट पहले इसकी स्पीड v1 ऐसा मान लेते हैं। ठीक, तो लेट एनी टाइम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं हम। अब एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, ये इसका एक्सेलरेशन होता है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, तो v = u + at। ठीक है, ये इसका टाइम हो जाएगा यहाँ से यहाँ कोलिजन के बीच का, और u1 क्या हो जाएगी, इसकी थर्मल वेलोसिटी से मूव कर दो, यहाँ पर स्पीड जो है थर्मल स्पीड हो जाएगी, थर्मल वेलोसिटी। ठीक है, तो 1 रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, ऐसे ही हम v2 लिख देंगे, v2 हो जाएगा हमारा u2 + a, v3 हो जाएगा u3 + एक्सेलरेशन होएगा, चलता जाएगा,
ठीक है। तो अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी की वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn अपॉन n, ठीक है। मान लो n वैल्यूज के निकाल रहे हैं, तो देखो v1 को लिख देंगे हम u1 प्लस a tau 1 u2 प्लस a tau 2, ऐसे चलता है un अपॉन n। अब u1 u2 इनको एक साथ लिख देते हैं, u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n, इनको अलग कर दिया मैंने। इन सब में कांस्टेंट a को अलग लिख लेते हैं, tau 1 प्लस tau 2 तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये थर्मल स्पीड है, थर्मल वेलोसिटी है। थर्मल वेलोसिटी मतलब इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम इन एब्सेंस ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अगर नेट एवरेज वेलोसिटी निकालते तो वो क्या आता है, जीरो। तो ये वाली वैल्यू जो आएगी, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये देखो ये वाली टर्म क्या होगी, ये वाली टर्म हो जाएगी हमारी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। पहले वाले कोलिजन में दूसरी जैसे कोलिजन अलग अलग, तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। तो देखो वी एवरेज फाइनली लिख देंगे हम क्या, ये वाली टर्म तो जीरो, इसको टाउ लिख देंगे, तो ये a इंटू टाउ हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड e बाय m इंटू टाउ, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख देंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी वो ये हो जाएगा माइनस e बाय m इंटू टाउ, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। तो ऐसे हम इसको पुट कर देंगे, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जाएगा। तो इस फॉर्मूला को हम ध्यान में रख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड इसको ऐसे लिख देंगे, या फिर वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और इसका जो ऑर्डर जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होता है हमारा अप्रॉक्स 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इस ऑर्डर की होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब बहुत ही कम होती है, मतलब एक सेकंड में इतना से वो इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे स्पीड से मूव कर रहे हैं। और जब हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करते ही क्या होता है, बहुत दूर, कितना भी दूर बल्ब हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, वो उसी टाइम ही ऑन हो जाता है। तो जो करंट जो फ्लो होती है, इसका मतलब ऐसा नहीं करंट फ्लो रही कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमता हुआ पूरा यहाँ पर पहुंचेगा, तब जाके वो मतलब वो करंट हम बोलेंगे कि करंट। जब इतना टाइम इलेक्ट्रॉन को लगेगा किसी चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचने में, या यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगेगा, तब जाके वो बल्ब जलेगा। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो क्या हो रहा है, एक सेकंड में इतना सा मूव कर रहा है, 10⁻⁻⁴, मतलब 0.1 mm मूव कर रहा है, बस थोड़ा सा मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में। और जैसे स्विच ऑन करते हैं, एक सेकंड के अंदर या उससे भी कम टाइम में क्या होगा, बल्ब जल जाएगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। तो उसका रीजन क्या है, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है अराउंड कितनी स्पीड से, और जितनी स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसके अंदर उसी टाइम ही यहाँ पर सभी जगह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव करना स्टार्ट कर देते हैं इस डायरेक्शन में। भले कितना भी लंबा वायर हो, यहाँ से लेके कितना भी लंबा वायर हो, उस कोने पर भी इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, और इस कोने पर भी इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब पूरे के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बस किसी भी छोटे से क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन का पास होना जरूरी है, बस एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर नेट डायरेक्शन में आना चाहिए, तो पूरे कंडक्टर के अंदर वो करंट स्टार्ट हो जाती है। और जितनी स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर आएगा, उतनी स्पीड से करंट आ जाती है। तुरंत 10⁻⁷ 10⁻⁶ स्पीड से अराउंड करंट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन होगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने में तो बहुत टाइम लगा देगा, तो वैसा नहीं है, उस वजह से वो करंट नहीं होती। करंट जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा कितने भी लेंथ का कंडक्टर हो, पूरी लेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा,
और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे और मतलब करंट आ जाएगा उसके अंदर, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस ऑर्डर की होती है। अब देखो मैं रिलेशन लिखेंगे अब, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मान लो कंडक्टर ले लेते हैं, कोई भी कंडक्टर ले लिया हमने, कंडक्टिंग वायर कंडक्टर ले लिया, इसकी लेंथ मान लेते हैं L, इसकी लेंथ है, ये बैटरी हमने लगा दी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इसके अक्रॉस V, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन A मान लेते हैं। क्या होगा, इससे करंट फ्लो होगा, ऐसे जा रहा होगा करंट I, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, वैसे ड्रिफ्ट कर रहे होंगे VD से। अब यहां पर मान लेते हैं लेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। लेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी स्मॉल एन मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम देखो, टोटल क्या वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसके अंदर, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो वो हो जाएंगे हमारे, यूनिट वॉल्यूम में n है तो टोटल वॉल्यूम A इंटू L होगा इसका, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जाएंगे NaL, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज, चार्ज को लिखते हैं n इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई, तो इसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा मेरे पास NaL, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ गया, ठीक है, ये टोटल चार्ज आ गया। सो इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट को लिख देंगे, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल क्या हो गया हमारी Q बाय T, Q की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है NaLE डिवाइड बाई T, तो इसका ऐसा लिखते हैं N, फिर E को पहले लिख दूंगा, फिर A, फिर ये L बाई T। इलेक्ट्रॉन फाइनली यहां से यहां पहुंचेगा, सपोज T टाइम लगेगा, ठीक है, कितना डिस्टेंस चलेगा L, तो किस स्पीड से मूव कर रहा है, एवरेज स्पीड Vd, एवरेज वेलोसिटी Vd, ये L बाई T को यहाँ पर हम ये ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख देंगे, तो ये इसमें रिलेशन हो जाएगा I इक्वल्स टू NEA Vd। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है इस फॉर्मूला पे, ठीक है। तो ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हो गया, ठीक है। अगर तुम यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते I अपॉन NEA, और ऐसे ही हम करंट डेंसिटी में रिलेशन भी लिख सकते हैं। देखो करंट डेंसिटी जो होती है हमारी, करंट डेंसिटी होती है J इक्वल्स टू I बाई A, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से I अपॉन A का वैल्यू क्या होगा, I अपॉन M की वैल्यू की NEVD, ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो और मैं क्या रिलेशन लिख सकता हूँ, और रिलेशन लिख सकता हूँ J इक्वल्स टू NEVD, VD मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था हमने E बाय M इंटू टाउ, लिखा था ये अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से J इक्वल्स देखो क्या दिखेगा मुझे, J इक्वल्स टू NE इंटू E स्क्वायर टाउ बाई M इंटू E, ठीक, इक्वल ऐसे लिख दिया ये ऐसा। और ये जो टर्म बनी है हमारी, ये वाली टर्म, इसको बोलते हैं हम सिग्मा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल होगा उसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। और इसका उल्टा जस्ट जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी को लिख सकता हूं मैं NE स्क्वायर टाउ बाय M,
और रेजिस्टिविटी को इसका उल्टा, मतलब m अपॉन n ई स्क्वायर टू। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी आ गई। तो देखो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, E और M, तो ये तो कांस्टेंट है। E का वैल्यू पता है मुझे 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और मास भी पता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻⁻31 kg। डिफरेंस इसमें आता है स्मॉल n और टाउ में। स्मॉल n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिस भी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा, n का वैल्यू ज्यादा होगा, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। या उल्टा क्या बोल सकते हैं, n की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो रेजिस्टिविटी कम होगी। तो ऐसा मेटल्स के अंदर होता है, जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो इनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मिलते हैं दूसरे के कंपैरिजन में पर यूनिट वॉल्यूम। इस वजह से उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है मेटल्स की। और एक दूसरी टर्म टाउ, देखो टाउ जो होता है ये एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन होता है, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। कोलिजन के बीच का टाइम, इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन दूसरी कोलिजन कर रहा है तो उनके बीच का टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। पर अगर जैसे मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ किसी भी कंडक्टर का, मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी जो थर्मल स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और साथ में उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके वाइब्रेशन भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये फ्रीक्वेंटली कोलिजन करने लगते हैं, जल्दी जल्दी कोलिजन करने लगेगा, फटाफट फटाफट, स्पीड बढ़ गई, उनका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाता है। तो जैसे ही मैंने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम सॉरी कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी कोलिजन होगी, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं क्या, कि व्हेन टेम्परेचर of conductors are increased, tau increases, tau increase होगा तो sigma, sorry tau decreases, उल्टा बोल दिया मैंने, tau decreases, tau decreases तो sigma भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी कम हो जाएगी और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो इस चीज को ध्यान में रख सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी का यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी किस किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, इसकी वजह से टेम्परेचर पर, और इसकी वजह से उसकी नेचर पर, मटेरियल कहीं का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, उस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये से रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी आ जाएगी हमारी, इस चीज को भी ध्यान रख सकते हो। और ये जो फॉर्मूला लिखा है हमने J इक्वल्स टू सिग्मा E, ये इसको बोलते हैं हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ की ही एक फॉर्म है, यहां से मैं चाहूं तो ओम्स लॉ को लिख सकता हूं इस जगह से, J इक्वल सिग्मा E से मैं लिख सकता हूं ओम्स लॉ को लिख सकता हूं। देखो कैसे लिखेंगे, ये इस तरह से हमारा कंडक्टर था, ठीक है, लेंथ इसकी L, क्रॉस सेक्शन क्या था इसका A, B पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख देंगे यहाँ पर इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ V बाय L, या V इक्वल्स टू E इनटू L लिख सकते हैं। तो देखो मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, J को लिख सकता हूँ, J इक्वल्स टू सिग्मा, ये J को लिख रहे हैं I अपॉन है सिग्मा, सिग्मा को मैं 1 बाय रो लिख रहा हूँ, और E को मैं V बाय L लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ से B इक्वल से क्या हो जाएगा, बाकी सबको कर लिया रो L अपॉन A इंटू आई, ठीक। और ये जो वैल्यू होगी रो L अपॉन आई, इसको हम R लिख देते हैं। और देखो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ध्यान से सुनना, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू चेंज, ये टेम्परेचर डिपेंड करता है, कांस्टेंट कर दो टेम्परेचर को, इसको चेंज नहीं कर रहा, तो ये भी चेंज नहीं होगा, मतलब ये कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, लेंथ चेंज नहीं होगी, एरिया चेंज नहीं होगा, मतलब ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट।
आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू i, जब इक्वल्स टू आई आर, ये ऐसा तुमने ओम्स लॉ देखा होगा, ये ओम्स लॉ है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उससे हम इसको ओम्स लॉ को लेकर आ सकते हैं इस तरह से। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्या, if conducting wire has non-uniform क्रॉस सेक्शन, जैसे इस तरह से बना हुआ है वायर, बैटरी आ रही है, ठीक है। इसको चेंज नहीं करेंगे, वी को चेंज नहीं करेंगे तो आई भी चेंज नहीं होगा, आई यहाँ पर कांस्टेंट है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 मान लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2, तो डायग्राम से पता चल रहा है क्या, A1 कम है और A2 ज्यादा है, ठीक है। अब जो करंट डेंसिटी होती है हमारी, करंट डेंसिटी क्या होती है, J इक्वल्स टू I बाई A, I कांस्टेंट है और A चेंज हो रहा है, A चेंज होगा तो J भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जहां पर एरिया कम है, एरिया कम है तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगा, तो J1 ज्यादा होगा, J2 कम होगा। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी या करंट डेंसिटी कम होगी। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखते हैं Vd इक्वल्स टू I अपॉन n E A, n चेंज होगा, E चेंज नहीं होगा, I भी कांस्टेंट है A। अब A जहां पर ज्यादा होगा वहां पर V क्या होगा, कम, ठीक है। ऐसे Vd को लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, ठीक है, V लिख लेता हूं, तो V1 पर ज्यादा होगी और V2 पर कम होगी। जहां क्रॉस सेक्शन कम होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ ज्यादा स्पीड से ड्रिफ्ट करेगा, यहाँ पर कम स्पीड से ड्रिफ्ट करेगा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड J इक्वल टू सिग्मा ही होता है हमारा, सिग्मा कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे, तो J जहां ज्यादा होगा वहां E भी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, पहली वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, दूसरी वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो क्रॉस सेक्शन के साथ ये और वो वैल्यू वेरी करेगी, करंट वेरी नहीं करेगी, करंट कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इस चीज को भी हम ध्यान में रख सकते हैं, तो ये भी तुम्हें ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सभी को पता है, टेम्परेचर conductor is constant, then current through the conductor is directly proportional to potential difference, I directly proportional to V, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइड आएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे, V equals to IR, here R is called resistance of conductor, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ आर इज ओम, ओम ने दिया था तो इसलिए ओम लिख दी इसकी यूनिट, ठीक है। और 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ऐसा लिख देते, क्यों, आर इक्वल्स टू वी बाय आई हो जाएगा, तो वहां से इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक। और ग्राफ बनाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बन जाएगा, इस तरह से, ये आई और ये वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सब ग्राफ बन जाएगा, ये थीटा। तो स्लोप जो होगा, स्लोप हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा d बाई आई, ये r के इक्वल। इसका मतलब स्लोप ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, स्लोप कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा,
फिर अगर मैं आई और बी की पोजीशन को चेंज कर दूं, इधर बी लिया हूं और इधर आई लिया हूं, ऐसे बना दिया थीटा, तो स्लोप जो होगा यहाँ पर tan थीटा वो क्या हो जाएगा आई बाय बी, आई अपॉन बी, और ये 1/r के इक्वल। इसका मतलब रेजिस्टेंस स्लोप का इनवर्स हो जाएगा। स्लोप ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम, स्लोप कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, ऐसा हम ध्यान में रख सकते हैं। ध्यान रखना आई और बी की पोजीशन ध्यान रखनी है, बी इधर आई इधर तो स्लोप प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, आई इधर बी इधर तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो आई और बी की पोजीशन ध्यान में रखते हुए इसको हम ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। तो कंडक्टर के लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बाकी और जो अलग अलग मटेरियल होते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट होता है, सेमीकंडक्टर हो गया, ठीक है, थर्मिस्टर हो गया, इसके इस टाइप के अलग अलग जो मटेरियल्स होते हैं मेटल्स कंडक्टर्स को छोड़कर, तो उनमें ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो। ठीक है, उनको नॉन ओमिक हम मटेरियल बोल सकते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर भी नॉन ओमिक हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सॉल्यूशन वो भी नॉन ओमिक हो जाएगा। ठीक है, उनके अंदर भी करंट फ्लो होती है, पोटेंशियल डिफरेंस वहां भी अप्लाई करते हैं, और वहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, सीधा ग्राफ नहीं आता। जैसे सेमीकंडक्टर वाले को हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 12th में, डायोड सेमीकंडक्टर्स, तो वहां पर बता देंगे। बाकी और तुम्हारे सिलेबस में है नहीं ना। तो अभी तो ये ओम्स लॉ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ध्यान में रख सकते हैं, तो ये ओम्स लॉ हो गया हमारा। अब यहां से फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म वही रेजिस्टेंस पर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, किस किस पर डिपेंड करता है। जैसे कोई वायर है, मान लो ये इस तरह से वायर है, लेंथ होगी इसकी a, क्रॉस सेक्शन एरिया l। तो रेजिस्टेंस जैसे नाम से पता चल रहा है, अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस नाम से पता चल रहा है कि जो फ्लो ऑफ करंट होता है या फ्लो ऑफ चार्जेस जो होता है उसको जो रेजिस्ट करता है, इस प्रॉपर्टी की वजह से रेजिस्ट होता है वो, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अगर तुम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं कंडक्टर के लिए करें, किसी भी मटेरियल के लिए कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ which it opposes the flow of current through it. It's called resistance. अगर ऐसे डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी होती है इसकी वजह से ये फ्लो ऑफ करंट को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, उसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। सब मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी होती है, किसी के अंदर रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी कम होती है, ठीक है, कम रेजिस्ट करता है, मतलब करंट उसमें इजीली फ्लो हो सकता है, तो कंडक्टर हो गया। इसमें किसी पर्टिकुलर कंडीशन, टेम्परेचर वाली कंडीशन होती है, उसको बताएंगे सेमीकंडक्टर, तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। फिर एक इंसुलेटर हो जाएंगे जिसमें बिल्कुल भी फ्लो नहीं होता, बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट करता है वो, तो वो क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, तो इंसुलेटर हो जाएगा। तो अभी कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है, ये भी वैसे तुम 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे लिखा था रेजिस्टेंस ऑफ वायर depends upon following factors। किस किस पे डिपेंड करेगा, पहला हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर, कैसे डिपेंड करता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर तुम इसको ऐसे समझना चाहो तो एक सिंपल सा एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको और इसको। सिंपल डेली लाइफ के एग्जांपल, डेली लाइफ के एग्जांपल मतलब जैसे मान लो एक रोड है, ठीक है, उस रोड के ऊपर तुम बाइक चला रहे हो, तो दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, ट्रैफिक उतना ही है, तो एक रोड है पतला और एक चौड़ा रोड है।
कहाँ पर तुम इजीली बाइक चला सकते हो या इजीली व्हीकल चला सकते हो, ऑब्वियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस कम मिलेगा तुम्हें, अपोजिशन कम मिलेगा, और आराम से तुम यहाँ पर व्हीकल को चला सकते हो। तो विड्थ ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा मोशन इजीली हो रहा है, रेजिस्टेंस कम लग रहा है। तो विड्थ ज्यादा हो गया मतलब एरिया ज्यादा हो गया, एरिया ज्यादा हो गया तो मोशन इजीली हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया। हम मान लो इसको कांस्टेंट कर देते हैं, लेंथ लेते हैं अलग अलग, एक जगह ज्यादा लेंथ है, एक जगह कम लेंथ है, ठीक है। मतलब तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल जैसे मान लो सिटी के अंदर जो बहुत हैवी ट्रैफिक वाला एरिया, जैसे मान लो यहाँ बिलासपुर में हम गोल बाजार साइड आ जाते हैं, ठीक है, शाम के टाइम पे, तो हैवी ट्रैफिक वाला एरिया है, तो ज्यादा लेंथ नहीं, थोड़ी सी लेंथ है, जैसे मान लो अराउंड 500 मीटर, ठीक है। 500 मीटर के लिए तुम्हें रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो, तो तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है, ज्यादा परेशानी झेल लगे, मतलब काम की चीजें तो ले ही लोगे। अब मान लो वैसा का वैसा ही ट्रैफिक तुम्हें 10 किलोमीटर के लिए मिल रहा है, ऐसे ही ट्रैफिक 10 किलोमीटर के लिए लग रहा है, तो तुम छोड़ो, आज नहीं लेंगे चीज को, बाद में कभी कर लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी आती है। उस ट्रैफिक में जाने से तुम बचोगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी लेंथ तक जब जाओगे तो तुम्हारा दिमाग सड़ जाएगा एकदम, कहाँ तक ब्रेक लगाए, कहाँ गाड़ी चलाएगा, क्या करें, कैसे करें। तो इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि ज्यादा लेंथ होगी तो ज्यादा परेशानी होगी, ज्यादा परेशानी होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा। ऐसे इसको तुम चाहो तो डेली लाइफ के एग्जांपल से समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही डिपेंड करता है, ठीक है। दो फैक्टर तो ये हो गए, तीसरा फैक्टर होता है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर मतलब ये एन वाली चीज आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली चीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी वहां पर ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी मतलब इजीली फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो वो होता है जैसे सिल्वर के अंदर, कॉपर के अंदर, एल्यूमिनियम के अंदर, तो इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा सिल्वर की होती है, फिर कॉपर, एल्यूमिनियम, बाकी कम होती जाती है कंडक्टिविटी। तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर, ये याद होगा तुम्हें बचपन से, मतलब 10th क्लास से, ठीक है। तो इस पर डिपेंड कर दी, और एक और फैक्टर आ जाएगा फॉर टेम्परेचर। तो कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर को रेस करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। और वो डिपेंड करता है एक फॉर्मूला से, तो उस फॉर्मूला पे लिख लेते हैं, टेम्परेचर कैसे डिपेंड करे कंडक्टर का रेजिस्टेंस। इस तरह से R इक्वल्स टू या RT इक्वल्स टू लिख लेते हैं, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, T माइनस T0, या RT और ये T0 लिख लेते हैं यहाँ पर। डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर ये सब क्या है, RT जो है ये है रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, ये T टेम्परेचर जो लिखा है यहाँ पर, ये T, इस टेम्परेचर रेजिस्टेंस ये है। RT0 क्या है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T0, ये T0 लिखा है यहाँ पर। ये अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ये हमारा अल्फा, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू अगर तुम लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, अल्फा इक्वल्स टू RT माइनस RT0 अपॉन RT0,
T माइनस टी जीरो। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर लेंगे, बाकी टर्म को इधर लेंगे तो अल्फा मिल जाएगा। ऐसा देखिएगा अल्फा, इसकी ऐसा ही इसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ अल्फा इज कोई डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, जैसे पुराने तुमने थर्मल एक्सपेंशन में जो अल्फा देखा होगा उसी टाइप से। ये बात रेजिस्टेंस के लिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है, किसके लिए, मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए। और बात करूँ मैं अगर सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। उल्टा मतलब ये अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसमें उल्टा होता है। क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसमें, मेटल्स के अंदर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा अपोज करेगा। उसका रीजन मैंने बता दिया, वही फॉर्मूला लिखा था कंडक्टिविटी वाला, n स्क्वायर टाउ बाई m, या रेजिस्टिविटी वाला m अपॉन n स्क्वायर टाउ। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, जल्दी जल्दी कॉल्यूशन होगी, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, सेमीकंडक्टर में अल्फा की वैल्यू नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो चाहो तो उसको लिख सकते हो तुम अलग से। और सेमीकंडक्टर value of alpha is negative means with the rise in temperature resistance of semiconductor decreases। इसमें जो रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला जो लिखा था वो सेमीकंडक्टर के लिए अप्लाई नहीं होगा। इस वाले फंडे को हम, ये जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा, सॉरी कम हो रहा है रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर, ये इसको सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ लेंगे, तभी तो ऐसे ध्यान रख सकते हो तुम कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज होगा, राइज के साथ डिक्रीज होगा, किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो इन चीज को ध्यान में रख सकते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया। अब देखो जो स्टार्टिंग में जो हमने लिखा था वहां से फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर, देखो R प्रोपोर्शनल टू L था एंड R प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, कंबाइन करेंगे इनको तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ पर, तो कांस्टेंट ये होता है रो, रो को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो जो मेटल्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो इनकी 10 टू द पावर -8 इस ऑर्डर में होती है रेजिस्टिविटी। 1.47 10 टू द पावर -8 ओम मीटर इसका यूनिट हो जाएगा। तो इतनी सिल्वर की होती है इसकी अप्रोक्स, कॉपर की थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, एल्यूमिनियम की और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सेमीकंडक्टर की जो होती है वो 10 टू द पावर -1 से 10 टू द पावर 2 इस ऑर्डर में आ जाती है। रेजिस्टिविटी बढ़ गई, मतलब इनकी इतनी कम इतनी ज्यादा। और जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी वो यहाँ पर चली जाती है इतनी ओम मीटर में, 10 टू द पावर 4 में, 14 में सॉरी। तो यहाँ से ये कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर आ गई, बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है इनकी। ये फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा, R = L by A। और नॉर्मली जो वायर होता है हमारा, नॉर्मली वायर का बात करें तो उस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंड्रिकल होता है ना, सॉरी सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होगा। तो फॉर सिलेंड्रिकल वायर, तो सिलेंड्रिकल वायर के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं R = L upon pi r²। नॉर्मली वायर सिलेंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल वायर के लिए रो L अपन पाई r², एरिया की जो वैल्यू होगी वो पाई r² हो जाएगी। और बाकी तुम एरिया को ऐसे भी ले सकते हो, किसी भी चीज के लिए ले सकते हो, जैसे क्यूबिकल या क्यूबॉइड इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे मान लो यहां से ऐसे करंट फ्लो करवा रहे हैं तो ये वाला तो क्रॉस सेक्शन हो जाएगा,
ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी, ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए भी तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, इस शेप के लिए भी। जरूरी नहीं है वायर की शेप में हो, इस शेप में किसी भी शेप में हो, तो उसके लिए रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंडक्टर का, किसी भी शेप के लिए कर सकते हैं। ठीक है, पर वो एक तरह से रेगुलर शेप होनी चाहिए जिसको हम इंटीग्रेशन के थ्रू कर सकें इजीली। तो इस तरह से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहीं से अगर मैं रेजिस्टिविटी लिखना चाहूँ तो उसको भी लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू आर वी बाई एल, ऐसा यूनिट, ओम इंटू मीटर। ठीक है, और फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो हम पहले लिख चुके हैं, जो इसका मेन फॉर्मूला है एन स्क्वायर बाई टो, इस पे और इस पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर और मटेरियल पर। तो रेजिस्टिविटी जो है हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। तो इन सब चीज को हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में हमारे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, वायर को छेड़छाड़ कर रहे हैं, वायर के साथ क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, थोड़ा सा इधर इधर फोर्स लगा के उसको थोड़ा सा खींच रहे हैं। थोड़ा सा खींचेंगे तो उसे थोड़ी बहुत लेंथ इंक्रीज होगी, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, when wire is stretched, वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट होगा। तो इसको सिंपल ऐसे बना लेते हैं हम, जैसे मान लो ये वायर का पहले इस तरह से क्रॉस सेक्शन था A1 पाई आर स्क्वायर, लेंथ L1, रेजिस्टेंस रो, रेजिस्टिविटी रो, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा रो L बाय A। पहले खींचा, खींचने के बाद थोड़ा सा लंबा हो गया, अब थोड़ा सा लंबा होगा तो पतला भी होगा, हमें पता है। जैसे किसी रबड़ को खींचते हैं तो रबड़ को खींचते हैं तो लेंथ बढ़ती तो पतला हो जाता है, जैसे यहाँ पर भी लेंथ भी चेंज होगी इसकी और एरिया भी चेंज होगा, उसको ऐसे लिख देते हैं। और रेजिस्टिविटी में इफेक्ट होगा ही नहीं होगा, थोड़ा सोच के बताओ। रेजिस्टिविटी जैसे खींचा हमने किसी कॉपर वायर को, तो कॉपर वायर को खींच रहे हैं तो किस में बदल जाता है, गोल्ड में बदल जाता है। ठीक है, कॉपर वायर गोल्ड में बदल जाएगा तो रेजिस्टिविटी चेंज रहेगी। तो रेजिस्टिविटी यहाँ रो है तो यहाँ पर भी रो ही रहेगी, क्योंकि कॉपर कॉपर ही रहेगा, गोल्ड में नहीं बदलेगा। ऐसा करते तो सभी अमीर हो जाते हैं तांबा खरीद के। तो ये रो, तो इसके रेजिस्टिविटी कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेजिस्टिविटी कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर रो L2 बाई A, पहले इतना बाद में इतना। अब यहाँ पर एक चीज कांस्टेंट रहती है, हियर क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, इसका मास या फिर वॉल्यूम, वो चेंज नहीं होता, वॉल्यूम ऑफ वायर रिमेन सेम। वॉल्यूम सेम रहेगा, जो पहले बाद में भी उतना ही। तो पहले वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, बाद में भी क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो यहां से मुझे रिलेशन मिल जाएगा L1 अपॉन L2 इक्वल्स टू A2 बाई A1। अब इसको भी यूज में लूंगा मैं, कैसे, तो इसको यूज में ले रहे हैं हम, मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, किसको डिवाइड कर रहा हूँ, R1 से R2 को, तो करो डिवाइड। इसको डिवाइड करते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो L1 अपॉन A1, रो L2 अपॉन A2, रो और रो कैंसिल, तो यह रहेगा हमारा R1 अपॉन R2, L1 अपॉन L2, A2 बाई A1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले A2 बाई A1 की जगह L1 बाई L2 पुट करते हैं, यहाँ पर L1 अपॉन L2 पुट कर रहा हूँ, देखो कैसे दिखेगा, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 बाई L2 पुट करो, तो L1 बाई L2 इंटू L1 बाई L2, L1 अपॉन L2 का स्क्वायर, यहाँ से मुझे मिलेगा R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर कब अप्लाई होगा, जब स्ट्रेच करेंगे तभी अप्लाई करना है। तो जब वायर को मैं स्ट्रेच करूंगा तो R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होगा। तो इसे मान लो मैंने डबल कर दिया खींच के, तो लेंथ डबल हो जाएगी, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा सा ही चेंज होता है,
तो परसेंटेज चेंज, तो इसमें ऐसा लिख दें 2 डेल्टा एल वाई एल इन टू 100। इसका मतलब जैसे लेंथ मान लो 0.2% से चेंज करते हैं, ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी वो हमें पता भी नहीं चलेगी चेंज हुई नहीं। लेंथ को इसकी स्ट्रेच किया तो 0.2% से चेंज होती है, तो रेजिस्टेंस कितने से हो जाएगा 2 इंटू 0.2, 2 इंटू 0.2 मतलब 0.4 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का हम बना सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, मैं A2 बाय A1 की जगह L1 बाय L2 पुट कर रहा हूँ, सॉरी L1 बाय L2 की जगह A2 बाय A1 पुट कर दो। यहाँ A2 बाय A1 पुट करो, A2 बाय A1 इंटू A2 बाय A1 क्या दिखेगा, A2 बाय A1 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब R प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो यहाँ से इनवर्सली R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। अब सिंस मुझे पता है कि जो A होता है वो पाई R स्क्वायर होता है, A प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 4। इसका मतलब जैसे मान लो मैंने खींच के रेडियस हाफ कर दी, तो R बाई 2 मतलब 2 टू द पावर 4 ऊपर पहुंचेगा, 2 टू द पावर 4 मतलब 16, तो रेजिस्टेंस 16 टाइम्स हो जाएगा अगर तुमने खींच के रेडियस हाफ कर दी। वैसा इतना कर नहीं सकते, थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर भी, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, तो उसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं हम, पावर आगे जाती है हमारी। तो हमने खींचा और रेडियस चेंज हुई हमारे 0.04 मान लो, तो चेंज है 0.04 से, तो रेजिस्टेंस कितने से इंक्रीज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 0. मल्टीप्लाई कर देंगे इतना 4 टाइम्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रख सकते हैं, अगर हम खींचेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो ये इफेक्ट ऑफ स्ट्रेच से क्या इफेक्ट, तो इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम। कार्बन रजिस्टर। ठीक है, कार्बन रजिस्टर क्या होता है, मतलब हम कार्बन का यूज में लेके रेजिस्टेंस बनाते हैं। ठीक है, इसको तुम देख सकते हो, बहुत सारे जो छोटे छोटे सर्किट होते हैं, वो ग्रीन कलर की प्लेट होती है सर्किट बोर्ड के अंदर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, ट्रांसफार्मर भी होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है, कैपेसिटर होता है, सब चीजें लगी होती है। तो वहां पर नॉर्मली हम कार्बन रजिस्टर लगा देते हैं, कार्बन रजिस्टर मिल जाएंगे, जिसको इंजीनियरिंग अगर करोगे तो वहां पर तुम्हें सर्किट बनाने को मिलेगा, तो वहां पर तुम्हें कार्बन रजिस्टर खरीद के लाने पड़ेंगे सर्किट में लगाने के लिए। ठीक है, इसको देख भी सकते हैं, जैसे कहां पर देखेंगे, जैसे कोई अडेप्टर है कोई भी, ठीक है, तुम्हारे लैपटॉप का हो अडेप्टर हो, या फिर मोबाइल का चार्जर हो, कुछ भी हो पुराना खराब कोई भी, तो उसको जब तुम तोड़ के देखोगे, खोल के देखोगे अंदर सर्किटरी, तो वहां पर तुम्हें ये मिल सकता है कार्बन रजिस्टर। ठीक है, पुराने चार्जर्स जो पहले चलते थे चाइना वाले पुराने वाले, मतलब आज से करीब 4-5 साल पहले, तो उनमें तो मिल जाता था। अभी वाले चार्जर मैंने तोड़ के देखे नहीं है, तुम तोड़ के देखना क्योंकि क्या मिलता है उसके अंदर। तो कार्बन रजिस्टर नॉर्मली क्या होता है, छोटा सा रजिस्टर होता है, मतलब चावल के दाने के बराबर बोल सकते हैं, इतना छोटा होता है, उसमें 2 वायर ऐसे निकले रहते हैं। तो चावल का दाना तो बना हुआ नहीं, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना देते हैं इस तरह से, सिलेंड्रिकल शेप में होता है थोड़ा बहुत कार्बन रजिस्टर, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में थोड़ा बहुत, और इसके अंदर ऐसे स्ट्रिप्स बनी होती है अलग अलग कलर की, सर्कुलर स्ट्रिप्स, जैसे 3 स्ट्रिप्स पास पास में होगी, उनका नाम दे ए बी सी और ए डी, एक थोड़ी सी दूर होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो पास पास में है वहां से ए वाली जो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वो ए होगी, दूर वाली डी होगी, जो दूर से बनी हुई डी वाली दूर वाली हो जाएगी, और ये ए बी सी ऐसे बोल रही स्ट्रिप्स को। और ये अलग अलग कलर की बनी होती है, जैसे मान लो रेड की हो सकती है, ये ग्रीन की हो सकती है, ब्लू की हो सकती है, और ये अलग कलर की कोई भी हो सकती है। ये अलग अलग स्ट्रिप्स बनी होती है सर्कुलर, ऐसे पूरी ऐसे सर्कल की फॉर्म में बन रही होगी कार्बन रजिस्टर, तो ऐसा ही दिखता है। इनकी वैल्यूज होती है सबकी अलग अलग। ठीक है, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है, तो उनको हम ध्यान में रख सकते हैं। तो उसके लिए मैं टेबल बना रहा हूँ कार्बन रजिस्टर के लिए, तो तुम्हें ध्यान रखनी टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कलर,
जो भी कलर होगा, अगर वो पहली वाली स्ट्रिप में स्ट्रिप ए उसकी वैल्यू, दूसरी वाली स्ट्रिप के लिए उसकी वैल्यू, तीसरी वाली स्ट्रिप के लिए उसकी वैल्यू और लास्ट वाली स्ट्रिप के लिए उसकी वैल्यू क्या है। कलर का ऑर्डर है फिक्स, क्या है, सबसे पहले आएगा ब्लैक, इसके लिए वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू 10⁻0, और यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं होती ब्लैक के लिए, स्ट्रिप डीबी की कोई वैल्यू नहीं होती। फिर ब्राउन के लिए 1, ये 1, ये सेम होता है वैल्यू, ये 10⁻4 में चला जाएगा, ये कोई भी नहीं होता। ये रेड, ये 2 10⁻2, ऑरेंज 3 10⁻3, येलो 4 10⁻4, ग्रीन 5 10⁻5, ब्लू पे जाते हैं, ब्लू 6 10⁻6, फिर वॉयलेट आ जाते हैं 7 10⁻7, फिर ग्रे 8 10⁻8। ठीक है, फिर कंटिन्यू यहाँ पे दिखेगा नहीं तो ऊपर ही लिख लेते हैं दोबारा। फिर ब्लैक ब्राउन वाले तुम ध्यान रख सकते हो, चलो साइड में लिख लेता हूँ इधर। स्ट्रिप डी हटा देते हैं, इसको ध्यान रखना से डॉट डैश जैसे जाएगा सभी में। ग्रे के बाद आ जाएगा व्हाइट, नेक्स्ट कलर, ठीक है। व्हाइट के लिए हो जाएगा 9 10⁻9, और इसके लिए भी स्ट्रिप डी नहीं होती। फिर इनके बाद आता है गोल्ड, सिल्वर, नो कलर मतलब कोई भी कलर नहीं मिलेगा वहां पर, ये सब वैल्यूज नहीं होती इनके लिए। इनके लिए सिर्फ टॉलरेंस होती है परसेंटेज, इसके लिए ±5% डी के लिए, सिल्वर के गोल्ड के लिए ±5%, ±10% और ±20 डी। तो गोल्ड सिल्वर तो डी वाली स्ट्रिप्स होगी। गोल्ड डी वाली स्ट्रिप में सिर्फ 3 ही कलर तुम्हें मिल सकते हैं, या तो गोल्ड मिलेगा या सिल्वर मिलेगा या फिर कोई भी कलर नहीं मिलेगा, तो वहाँ स्ट्रिप ही नहीं बनी होगी। स्ट्रिप नहीं बनेगी तो कोई नहीं है, तो ±20 हो जाएगा। सिल्वर की स्ट्रिप मिलेगी तो 10 और गोल्ड की मिलेगी तो 5। इनके लिए ये वाली वैल्यूज नहीं होती, ABC वाली, गोल्ड सिल्वर नो कलर के लिए। सिर्फ किसके लिए होगी, ब्लैक ब्राउन, ब्लैक की स्पेलिंग सी क्या है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे व्हाइट। इनको ध्यान रखने का तरीका क्या है, एक फिक्स है, वो है क्या, यहां से लेके यहां तक ये बीबी रोय है, बीबी रोय मतलब एक नाम है एक पर्सन का, बीबी कोई भी बोल सकते हो तुम, और फिर रोय। तो जितने भी कैपिटल्स में लेटर लिख रहा हूँ उसका मतलब वो कलर है, पहले बी से ब्लैक आएगा, दूसरे बी से ब्राउन आएगा, फिर रोय रेड ऑरेंज येलो, बीबी रोय ऑफ, ये जी से मिलेगा हमें ग्रेट, इससे मिलेगा ब्रिटेन, तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मतलब ग्रेट ब्रिटेन में रहता है ये बीबी रॉय। हैज, बी फॉर वेरी, जी फॉर गुड और वाइफ फॉर वाइफ, उसके लिए वाइफ आ जाएगा। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, तो जो बीबी रॉय नाम का आदमी है ग्रेट ब्रिटेन में रहता है, उसकी वाइफ जो है बहुत अच्छी है, ठीक है, वेरी गुड वाइफ।
और इसको चाहो तो आगे ऐसे ध्यान रख सकते, वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस, एंड फॉर नेकलेस, तो गोल्ड सिल्वर का नेकलेस है चाहिए हो, तो चाहो तो इनको तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, वियर्स गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो ये इसको ध्यान रख सकते हो। तो ये कलर कोडिंग तो ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर, मेन चीज है हमारी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये हमें टर्म सारी याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन कैसे आएगा, तो एग्जांपल को देख लेते हैं हम, इसका एक सॉल्व करने का तरीका। इसमें फॉर्मूला वगैरह तो है नहीं, वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। ऐसे स्ट्रिप बनी हुई है, इसमें कलर कोडिंग लिखी हुई है, कलर कोडिंग हो जाएगी। जैसे मान लो ये ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, ये ऑरेंज हो गया, जी फॉर ग्रीन, ठीक है, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज। तो ये एबीसी स्ट्रिप में तो ये आ गया, और लास्ट वाली स्ट्रिप में हम कर देते हैं कुछ भी, जैसे मान लो सिल्वर कर दिया मैंने, तो ये ग्रीन रेड ऑरेंज इस ऑर्डर में है, ये ऑर्डर ध्यान में रखना है, इसी ऑर्डर में, और फिर सिल्वर लास्ट वाला ये हो गया। अब इसका बताना है रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर। इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस बताना है मुझे। तो देखो रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से देखना। तो रेजिस्टेंस लिखेंगे सबसे पहले ग्रीन, तो ग्रीन का नंबर देखेंगे, स्ट्रिप ए में ग्रीन का नंबर क्या है, ग्रीन है यहाँ पर मेरा, ये नंबर आ गया इसका 5, तो सबसे पहले मैं 5 को लिखूंगा। फिर दूसरी स्ट्रिप में देखेंगे रेड, रेड का नंबर देखेंगे 2, तो मैं 2 को लिखूंगा, ये हो गया 52। तो पहली और दूसरी स्ट्रिप से मुझे डिजिट्स मिलेंगे ना, पहले दूसरे डिजिट और सेकंड डिजिट ये वाले, फिर उसके बाद तीसरा जो होगा वो 10 मल्टीप्लायर आएगा इनटू, फिर मैं इनटू का साइन लगाऊंगा। फिर देखूंगा ऑरेंज के लिए स्ट्रिप सी का वैल्यू कितना है, तो ऑरेंज मतलब ये हो गया, स्ट्रिप सी मतलब ये हो गया 10 टू द पावर 4 इनटू 10 टू द पावर 4, और स्ट्रिप डी से मुझे मिलेगी एरर प्लस माइनस टॉलरेंस कितनी है, तो सिल्वर के लिए होती है प्लस माइनस 10%, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा प्लस माइनस 10% का मतलब मैं रेजिस्टेंस लिखना चाहता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, जो रेजिस्टेंस होगा उसकी मिनिमम वैल्यू मतलब उसका 10% निकाल लेंगे हम, 10% निकाला इसका, तो 10% हो जाएगा 52 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो मिनिमम आर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है यहाँ पर 52 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 माइनस 52 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है रेजिस्टेंस की, इस वाले रेजिस्टेंस की 52 10 टू पावर 4 प्लस 52 10 टू पावर 3 ऐड कर देंगे, इतना। फिर यहीं पे जो आंसर खत्म करना चाहते हैं यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसा आंसर को खत्म कर दो, इतना उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा प्लस माइनस 10%, या फिर इसका 10% निकाल के प्लस माइनस लिख दो। इस तरह से हम रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन कभी कभी उल्टा भी जाता है, उल्टा कैसा जाएगा, क्वेश्चन में क्या देगा, वैल्यू दे देगा, ठीक है, वैल्यू दे देगा, फिर कलर का ऑर्डर बताओ कैसे। जैसे मान लो वैल्यू दे दी तुमने, कुछ दे दी, रेजिस्टेंस जो है वो इस तरह से है 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस माइनस 5%, और कभी कभी वो 5% निकाल कर वो यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकता है, ठीक है। तो उस वक्त पता चल जाएगा कि ये जो है इसका 5% है, 10% है, 20% है, तो उसको हम पता कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर 2 पहले वाला किसके लिए, तो 2 है रेड के लिए, तो पहला जो सबसे पहले स्ट्रिप जो होगी उसका कलर होगा रेड। फिर 5 देखेंगे, 5 किसके लिए आता है, 5 ग्रीन के लिए, तो रेड के बाद फिर होगा ग्रीन। फिर देखेंगे 10 रेज़ टू पावर 3 किसके लिए, 10 रेज़ टू पावर 3 है ऑरेंज के लिए, तो रेड ग्रीन ऑरेंज, और प्लस माइनस 5% होता है गोल्ड के लिए, तो गोल्ड, तो ये कलर का ऑर्डर हो जाएगा रेड ग्रीन ऑरेंज गोल्ड, और वो फिर करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये समझ में आया होगा तुम्हें, ठीक है। तो आज छोटे छोटे टॉपिक पढ़े हमने, बहुत सारे सिंपल है सारे, आराम से ध्यान रख सकते हो। 2-3 फॉर्मूलाज है जो इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें ध्यान रखना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो होमवर्क होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो के लास्ट में। तो उन क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, और जो भी तुम्हारे डाउट है उसको तुम पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम, ओके, थैंक यू।